वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या ले आए सर? तो सर ले आए हैं लेक्चर नंबर 26। क्या होगा? तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन चल रही है। सर ने 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी करा दी है, हमें समझ में आ गई है। आज ले आए हैं सर 3rd एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बहुत कुछ बताना है इसमें, बहुत कुछ समझाना है इसमें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, सब कुछ जान लेंगे, वीडियो पूरी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। बता दूं, पहले ओवरव्यू बता दूं लेक्चर का ओवरव्यू। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 3 टाइप की थी। कौन कौन सी थी सर? इनफाइनाइट, जो कि हमने करी लेक्चर नंबर 24 में, हमने उसके स्पेशल केसेस देखे। फिर थी लेक्चर नंबर 25 में क्या प्लेन शीट, उसमें भी हमने स्पेशल केसेस देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमें क्लियर हो गया था। आज है लेक्चर नंबर 26, इसमें करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि 3 एप्लीकेशन है, 3rd एप्लीकेशन की बारी आ गई है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। पहले कैटेगरी जान लेते हैं, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे। तो भैया कंडक्टिंग स्फीयर 2 टाइप का है बेसिकली, जो आप पढ़ते हैं सिलेबस में। क्या क्या है? तो पहला होलो कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यानी कि पहली बात तो आपको कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वाया गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ की हेल्प से आपको किसी कंडक्टिंग स्फीयर में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब वो कंडक्टिंग स्फीयर 2 टाइप का है, एक है होलो जो अंदर से खाली है, और दूसरा है जो सॉलिड, यानी कि जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या चार्ज भरा है, सॉलिड है वो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है। क्या क्या कहां कहां निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन में कहा जाएगा ए बी सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये ए बी सी कहां है? ए तो है आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि स्फीयर से बाहर, बी है ऑन द स्फीयर, और सी है इनसाइड द स्फीयर। यानी कि इन 3 पॉइंटों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वाया गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ऐसी आपको सॉलिड कंडक्टिंग में करना है, एबीसी पॉइंटों पे क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डालनी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है। सर पहला कौन सा कराएंगे? तो सर पहला कराएंगे होलो कंडक्टिंग स्फीयर। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, करने दोनों ही है, बट पहले कौन सा देखेंगे? होलो कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आ गई? समझ में आ गई। लेक्चर स्टार्ट कर ले, कर ले, कर ले। वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है। तो ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे क्या देखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थ्रू गॉस लॉ, किसमें? होलो कंडक्टिंग स्फीयर में। उससे पहले बता देता हूं 4 स्टेप क्या थे गॉस लॉ के। जिसने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो गॉस लॉ के पहले वाले लेक्चर देख ले, ताकि मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें गॉस लॉ कैसे निकालते हैं आपको याद रहे हर क्वेश्चन में। ठीक, तो मैंने 4 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था जिसमें हम गॉसियन सरफेस मानते थे, जो कि सिमेट्रिकल होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के अबाउट। दूसरा स्टेप होता था कि हम ई डॉट ds निकालते थे, यानी कि फाई की वैल्यू निकाल लेते ई डॉट ds। तीसरा स्टेप था यानी कि हम चार्ज निकालते थे, बहुत बढ़िया। और चौथा स्टेप था कि हम क्या लगा देते थे फाइनली? गॉस लॉ E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन 4 स्टेप के थ्रू हमने सब में क्या निकालने की कोशिश करी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इसमें भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगली हेडिंग होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाया गॉस लॉ। ओ चलिए देखें, तो सर ने लिख डाला है। क्या लिख डाला है? तो सर ने लिख डाला है, सबसे पहले सर ने पकड़ा कौन सा? होलो कंडक्टिंग स्फीयर, और उसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, और उसमें भी पहला केस कर रहे हैं। पहले का भी पहला, यहां में 2 करने हैं, पहला दूसरा। पहला है होलो और दूसरा है सॉलिड। तो पहले का भी कौन सा केस कर रहे हैं? पहला, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालते हैं? आउटसाइड द स्फीयर। अब इसे धीरे धीरे समझेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। दिख रहा है? देखो अब समझना। सबसे पहले ये एक हमने होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, इस पे सरफेस पे ही है केवल चार्ज, अंदर नहीं है। क्लियर हो गई बात? सरफेस पे केवल। इस स्फीयर की रेडियस कितनी ले ली हमने? कैपिटल R। तो हमने लिख डाला कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें वो पॉइंट चूज करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट का माना मैंने आउटसाइड द स्फीयर। तो मैंने बोल दिया कि भैया आउटसाइड द स्फीयर ये हो गया वो पॉइंट, मान लो ये रहा वो पॉइंट। ठीक, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली मैंने स्मॉल r। तो एक बात पता चल गई यहां से
क्या पता चल गई कि ये पहले वाला जो केस है ये वो केस है जिसमें R जो है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। पहले वाला केस आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है। इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो, अगर आपको नाम रखना चाहते हो तो इस पॉइंट का नाम रख लिया आपने A। तो A पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो जो कि आउटसाइड द स्फीयर है। अब इसके अराउंड पहला स्टेप कहता है आपको गॉसियन सरफेस माननी है। तो मैंने इसके अराउंड क्या किया, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मानने के लिए तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान ली। ये लो, थोड़ा सा स्फीयर की तरह सही से बना लेना, ये मेरे से नहीं बन पाया शायद, ये सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये लिखा मैंने स्टेप 1 में, एज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है स्मॉल r और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मैंने स्मॉल r लिख दिया, क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। क्या यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है E डॉट DA, जो करते थे क्लॉज इंटीग्रल E डॉट DA जिसको हम फाई बोलते हैं। तो E डॉट DA क्या होता है, कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे थीटा देखना है, थीटा क्या है, तो थीटा एंगल किस किस के बीच होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो देखो अगर आप यहां पर एक छोटा सा स्मॉल एरिया मान ले, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा इधर DA वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एरिया वेक्टर पे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, क्योंकि आउटसाइड द जाती है, आउटसाइड द स्फीयर। तो क्योंकि प्लस से निकलती हुई जाती है तो आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां पर थीटा कितना हो गया, तो थीटा यहां पर हो गया कितना, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हुआ, 1। तो आपने लिखा कितना, cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1। E डॉट, इसका इंटीग्रेशन रह गया, ये लो इंटीग्रेशन, और DA का इंटीग्रेशन हुआ A, ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें समझनी है बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। जो आपको मैं ट्रिक दूंगा वो आपको कंफ्यूजन से बताएगा। देखो आपको यहां लेना एरिया, E डॉट A में एरिया लेना है। ये एरिया में आप होता पता ही आपको स्फीयर का एरिया 4πr² है, बहुत बढ़िया। बट यहां पे ये R कौन सा लेना है, यही कंफ्यूजन है, यही बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है, ध्यान दे इस बात पे। अब मैंने बोला एरिया लेना है। अब एयर के लिए आपने शेप देखी, कौन सी शेप है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फीयर हो गया। स्फीयर का एरिया होता है 4πr², ये भी पता है। अब R कौन सा लेना है, यहां 2 R है, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R है, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ये जो आप एरिया निकाल रहे हो, यहां पर ये गॉस लॉ लगाया आपने, तो गॉस लॉ में ये गॉसियन सरफेस का निकालना चाहते हो आप एरिया, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो आप रेडियस भी क्या लोगे, स्मॉल r। ऐसे ध्यान देना है, समझ लो इस बात को। आप गॉसियन सरफेस लगाया आपने, तो आपने गॉसियन सरफेस का क्या लोगे, एरिया। तो एरिया में गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो आपने यहां भी क्या लिखा, स्मॉल r। क्लियर, क्लियर। इसी बात पे ध्यान देना, क्योंकि कहीं कहीं जगह आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने साफ तौर पर बता दिया, ठीक है। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ गई, E डॉट, ओके, तो फाई आ गया यहां से कितना, E डॉट 4πr²। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपको टोटल चार्ज निकालना होता है। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज के लिए आपको डेंसिटी लेनी होती है कोई सी, या तो लीनियर लेनी होती है जो मैंने इनफाइनाइट में ली थी, या फिर लेनी आपको स्फेरिकल जो कि मैंने किस में ली थी, शीट में ली थी, या फिर लेनी होती है आपको वॉल्यूमेट्रिक, वो भी देखेंगे। यहां कौन सी लेंगे, देखो यहां हमने एरिया ली है, सरफेस ही ली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ही ली है। क्यों ली है ये समझो, ये आपको ऐसा समझना पड़ेगा। देखो ये जो स्फीयर है, आप कहेंगे इसके अंदर तो वॉल्यूम है, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेनी चाहिए थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं, ये खाली है, समझो इस बात को। हमने बेसिकली क्या किया, एक लाइन वायर लिया, इस लाइन वायर को दोनों एंड पकड़े और घुमा दिया, आई बात समझ में। तो इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, ये कोई गुब्बारा नहीं है जिसके अंदर वॉल्यूम है। गुब्बारा तो होता है, देखो गुब्बारा बेसिकली वो एक 3D शेप है और उसके अंदर वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये 3D शेप नहीं है। वायर क्या था, वायर को आपने पकड़ के ऐसे घुमा दिया बस, अब इसके अंदर कोई वॉल्यूम थोड़ी है। तो ये है एक स्फेरिकल सरफेस, तो हमने इसके लिए लिया भी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अंदर कैसा है, खाली है, सब कुछ नहीं है अंदर। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज निकालना था, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली सिग्मा। अच्छा सिग्मा होता कितना, सिग्मा होता Q बाय ए, और Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। अब फिर से ध्यान देना है आपको,
कि भैया फिर से एरिया आ गया। अब एरिया में क्योंकि स्फेरिकल है तो फिर से 4πr², बट इस बार कौन सा रेडियस कौन सी लेनी ये ध्यान देना। तो देखो कौन सी लेनी है। आपने गॉसियन सरफेस में, ये देखो गॉसियन सरफेस, देखो आप इस गॉसियन सरफेस में आपको चार्ज चाहिए। इस गॉसियन सरफेस में, इस पूरी गॉसियन सरफेस में चार्ज केवल इस वाले स्फीयर पे है, ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है। तो चार्ज केवल किस पे, इस वाली सरफेस पे। तो चार्ज वाली रेडियस भी कौन सी लोगे, इस वाली सरफेस की लोगे। गॉसियन सरफेस की ही लेनी है, बट मैंने क्या कहा कि चार्ज इस गॉसियन, पूरी गॉसियन सरफेस पर चार्ज कहां पर है, केवल इस सरफेस पर, और इस सरफेस की रेडियस कितनी है, वो है कैपिटल आर। समझ गए बात। तो मैंने ये भी क्या लिया, कैपिटल आर। तो कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4πr², वो भी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप में लगानी अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाया तो फाई आया कितना, फाई होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप सीधा सीधा ऐसे लिख लो, फाई इक्वल्स टू क्लॉज इंटीग्रल ई डॉट ds क्यू बाय इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने सीधा लिख दिया 5 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई की वैल्यू हो रही ई 4πr², ये लिख दिया मैंने। और क्यू की वैल्यू आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं। एक बात और, इस बात पे भी ध्यान देना है, मैंने आपको 3 बात पे टोकने के लिए कहा है। पहला ये वाला एरिया टोकने के लिए कहा, दूसरा ये वाला एरिया टोकने के लिए कहा, और तीसरी बात जो अब टोकूंगा ये भी ध्यान देना है। देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। हम क्या करते हैं जनरली बुक में, क्या करते हैं, जो क्यू की आपने वैल्यू निकाली 4πr², सिग्मा डॉट 4πr² आपने जो क्यू की वैल्यू निकाली है, ये जनरली बुक में लिखी भी नहीं मिलती, सीधा क्यू ही लिखा हुआ मिलता है। और आपने फाई की वैल्यू रखी ई डॉट 4πr², 4πr² नीचे आ गया, तो ये बना कितना 1/4πε0 क्यू बाय r²। क्यू की वैल्यू नहीं रख के दिखाते, समझ लो ये बात। हम जनरल एक्सप्रेशन ये लिख के दिखाते हैं, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर जनरल एक्सप्रेशन हमारा ये 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ध्यान दो ये बात, मैंने आपको जो भी चीज पढ़ाता हूं ना, मैं आपको जो भी चीज पढ़ाता हूं उसका एक परफेक्ट लॉजिक देता हूं, और उसे मैं ऐसी चीज ऐसे तरीके से कराता हूं ताकि रटना ना पड़े। मैंने आपको 4 स्टेप दिए हैं, अगर उस 4 स्टेप से पूरे गॉस लॉ में कुछ अलग हो जाए तो बात रही। तो ये 4 स्टेप बेस्ट है, इन्हें याद कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है 4 स्टेप कि जस्ट 1 स्टेप 2 स्टेप 3, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आपको याद रखने के लिए मैंने ये बता दिया, लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ध्यान दो इस बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि बुक्स में क्यू की वैल्यू अधिकतर नहीं लिखी रहती, सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, क्यू की वैल्यू के साथ होती है वैल्यू। तो मैं लिख के दिखाता हूं थोड़ी सी क्या आने वाली है वैल्यू, यहां देखिए। तो भैया ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, अगर हम वैल्यू रखते हैं क्यू की, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0, और क्यू की वैल्यू थी ये सिग्मा डॉट 4πr² अपॉन नीचे क्या है स्मॉल r²। क्लियर, ठीक। 4π से 4π कट गया, तो क्या बना E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ये वैल्यू बनी। आउटसाइड लिख भी लेना, आउटसाइड यहां भी लिख सकते हो, आउट। होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, आउटसाइड आपने वैल्यू निकालने की कोशिश की है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले बता दिए मैंने। ये वाला फॉर्मूला जनरली यूज नहीं करते, ये ही वाला लिखा हुआ मिलता है, बट हमारी देखो सेंस नहीं बनती ना। आपने फिर क्यों निकाला भाई, आपने फिर क्यों निकाला ही क्यों, जब आपने ये वैल्यू रखनी नहीं थी। तो अधिकतर बुक में ये वैल्यू लिखी हुई मिलती है, ये नहीं लिखी मिलती, बट ये भी लिख दोगे तो टू द करेक्ट वाले पॉइंट पर आ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चल आगे बढ़े। अब कौन सा करना है, केस नंबर 2। तो इसी में मैं एडिट करूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब एडिट करना सीखो आप। तो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में मैंने, क्योंकि ये तो सेम है होलो, अब यहां पर आउटसाइड की जगह कर देते हैं कहां, ऑन दी सरफेस, ऑन दी स्फीयर। और ऑन दी स्फीयर में क्या होगा, ध्यान दो। तो पहले तो ये सब चीजें हटा देता हूं, क्योंकि मैं इसी में ही एडिट करूंगा, नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो अब ऑन दी सरफेस का मतलब क्या है, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, और पॉइंट बी कहां था, पॉइंट बी यहां था, इस पर ये रहा स्फीयर पे था। तो अब आप जो गॉसियन सरफेस लोगे वो भी कहां लोगे, यही गॉसियन सरफेस लोगे। इसका मतलब क्या, जो आपका स्फीयर की जो बाउंड्री है वो ही क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो आपने यही क्या ले लिया, आपने स्मॉल r ले लिया।
तो क्या आप यहां पर ये कह सकते हो कि भैया स्मॉल आर जो है वो इक्वल है किसके, कैपिटल आर के। यहां तक बात है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये तो वही है, आप इसको ही नीले डॉट लगा दो इस पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं लगा रहा। कैलकुलेट ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये सब निकालना है। तो फिर से अब हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करनी होगी। तो भैया एरिया वेक्टर पकड़ लो, यहां कोई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए वेक्टर ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो थीटा फिर से कितना आ गया, 0 डिग्री। तो आपने लिखा ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, और डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ये, तो ई डॉट ए। क्लियर हुई बात, यहां तक क्लियर है। यहां पर एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, आपको लेना है एरिया वेक्टर, बताया था मैंने क्या, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन एरिया लेना है, स्फेरिकल सरफेस। आपको पहले स्फीयर देखना है कि भाई, ध्यान से सुनो, मैंने बोला है एरिया लेना है आपको, तो एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का लेना है। तो आपको देखनी है पहले गॉसियन सरफेस है क्या। तो भैया गॉसियन सरफेस है या स्फेरिकल इन नेचर है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। अब स्फेरिकल नेचर है, अब स्फेरिकल के लिए दो रेडियस है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। लिख दो कोई सी भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम लिखेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखेंगे हम अपने रूल के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा है। हमने सीखा है गॉसियन सरफेस की जो स्फीयर है उसकी रेडियस लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस की स्फीयर हमने रेडियस कौन सी मान रखी है, स्मॉल आर। तो हमने फिर से क्या लिख ली, स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो फाई आ गया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। कैलकुलेट टोटल चार्ज, तो फिर से हमने क्या लेनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया। तो सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए, और यहां पर फिर कितना बना, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। एरिया कितना लेना है, एरिया मैंने आपको बताया था, फिर से एरिया आ गया, दूसरा पॉइंट है जिस पर टकना था मैं। तो दूसरा पॉइंट एरिया, एरिया के लिए स्फीयर देखेंगे कि भाई शेप कौन सी है, तो शेप है कौन सी, सर्कल है। अच्छा, तो कितने गॉसियन सरफेस में कितने चार्ज पर है, कितनी रेडियस पे चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस में कैपिटल आर वाली रेडियस पे कितना है, टोटल चार्ज है। तो हमने लिख लिया कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अप्लाई गॉस लॉ, तो आप अपने गॉस लॉ अप्लाई किया, तो फाई इक्वल्स टू हुआ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ठीक है, ठीक है। बस आपका अंतर क्या आएगा, या तो आप इसे ऐसे लिखा रहने दो, या फिर आप इसको चेंज करके क्या लिख डालो, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया कहां पर, ऑन दी, आउट की जगह लिख लो ऑन। अब हम अपना उस तरह सोल्व करते हैं। जब उस तरह से सोल्व करेंगे तो ये मिटा रहे हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट हम लेकर आते हैं, जो बुकों में नहीं लिखा रहता, तो हम लिखेंगे इसे कितना, E कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कटा, आर स्क्वायर कटा, तो E ऑन द कितना सरफेस कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, सही है। तो ये आ गया सेकंड केस, जिसमें आपने सीखा कहां, ऑन द सरफेस कैसे निकाली जाती है। तो एक चीज बता देते हैं, क्या बता देते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं, केवल यही बताता हूं। देखिए, आप ये देखिए कि भाई ई आउट और ई ऑन में अंतर क्या है। ये भी आ रही थी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सिर्फ ये है, और कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, कहां करेंगे अब, तो तीसरा करेंगे इन द स्फीयर, तीसरी हेडिंग डालेंगे इन द स्फीयर। तो ये सब चीजें हटा दो, ये लो, ये लो, ये लो। सर आ गया समझ में सर। तो तीसरा कहां है, इनसाइड द स्फीयर। थर्ड केस, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब तो इनसाइड का मतलब कहां है, आपको कौन से वाले पॉइंट पर आना पड़ेगा, सी वाले पॉइंट पे। सी वाला पॉइंट कहां होता था, अंदर, तो ये पॉइंट मान लिया आपने। ठीक है, ठीक है। आप देखो ये, फिर इसके अराउंड आपको गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी ये, और इसकी रेडियस आपको कितनी माननी पड़ेगी, इसकी रेडियस माननी पड़ेगी आपको स्मॉल आर। तो यहां से एक बात पता चल गई कि भैया स्मॉल आर क्या है इस बार, लेस देन क्या है, कैपिटल आर। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। तो आपने फिर से लिख लिया एज्यूम है गॉसियन सरफेस। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट ई डॉट डी एस, ई डॉट डी ए,
cos थीटा। तो यहां पर आप एक एरिया वेक्टर मान लो, वो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, थीटा कितना 0, तो cos 0 1 E डॉट ए। और हमारी गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो 4 पाई r स्क्वायर। यहां तक ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, कैलकुलेट द चार्ज। अब कैलकुलेट चार्ज में ये देखो Q सिग्मा इक्वल टू Q बाय A, बट अंदर चार्ज कितना है, ध्यान देना यहीं पे मेन बात है, अंदर चार्ज कितना है। तो भैया ये तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज कितना है, इस पर तो चार्ज केवल स्फीयर पे है, अंदर तो चार्ज कितना है 0। तो Q कितना आया, तो यहां से Q आया कितना, तो यहां से Q आया कितना 0, Q 0। और अगर Q 0 तो E भी कितना आएगा, E भी आएगा कितना 0। तो यहां से E इनसाइड कितना आया 0। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है 0, क्योंकि चार्ज अंदर कितना है 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितनी है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको भैया ये करना है कि आपको डायग्राम बनाना है, ठीक। डायग्राम कौन सा बनाना है, तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम बच्चों कई बार बोर्ड में आ चुका। तो क्या है डायग्राम का नाम, पहले तो ये समझिए, डायग्राम मत कहिए, बेसिकली ग्राफ कहिए। तो एक ग्राफ, ये लिखो, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस फॉर होलो कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इस बात पे और ध्यान देना आपको कि भैया होलो कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ अलग है और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ अलग है, ध्यान देना है। देखो, तो मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश है मेरी, मैंने y एक्सिस पर रख ली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे रख लिया मैंने क्या, डिस्टेंस यानी कि रेडियस x एक्सिस पर, ठीक है। अब मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैंने उसके लिए ट्रिक बनाई। क्या ट्रिक बनाई है, देखो मैंने ट्रिक बनाई कि ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर पॉइंट है, यानी कि यहां पर रेडियस कितनी है r इक्वल टू स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अगर मैं इस रेडियस से बाहर जाऊंगा तो ये आ जाएगा कितना, जो हमारा स्मॉल r है वो बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, यानी कि आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पर था, ये पॉइंट था सेंटर पे, सेंटर पे नहीं, गलत, ये पॉइंट कहां था, सरफेस पे। तो ये पॉइंट हो गया कहां, ये पॉइंट हो गया कहां, सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट क्या है, r इज मोर देन कैपिटल R, तो ये पॉइंट कहां होगा, इनसाइड। यहां तक बात समझ में आ रही है। और ये ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है सेंटर। क्लियर हो रही है बात। तो हम क्या करते हैं, लाइनें खींच देते हैं। तो हमने ये सरफेस पे लाइन खींच दी, ठीक। 3 पॉइंट माने हमने, कौन कौन से, इनसाइड, दूसरा सरफेस, और तीसरा आउटसाइड, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। आप मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, अंदर 0। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैंने कोई लाइन नहीं बनाई, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो ऑन दी सरफेस कितनी थी, तो ऑन दी सरफेस थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और आउटसाइड थी कितनी थी, आउट थी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, सरफेस पे, 0 कहां है, अंदर। और जैसे जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। तो यानी कि ये कहां है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्स, और वो कितनी है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और यहां पर किस रिलेशन से घटती है, 1/r स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये है
आपका ग्राफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है किसका, होलो कंडक्टिंग स्फीयर का। कई बार बच्चों ये डेरिवेशन ना पूछ के सीधा सीधा 1 या 2 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ जाता है ये ग्राफ। तो आपको ग्राफों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, सारे ग्राफ ढंग तरह से पढ़ने हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नंबर 2 वाला केस करेंगे। इसके तीनों के तीनों केस खत्म हुए। अब डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो की जगह सॉलिड आ जाएगा। स्टार्ट कर ले सर, स्टार्ट कर लो सर। सर 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 आ गए हैं सर, सर ले आए हैं, सर ने लिख डाला है, उसी में बेसिकली एडिट कर डाला है। क्या क्या एडिट करा है, क्या क्या समझना है आपको, सब कुछ स्टेप्स वही हैं, बस थोड़ा सा दिमाग मानना। तो नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि सॉलिड वाले पे आ गए, सॉलिड वाले पे आ गए। और सबसे पहले कौन सा केस करेंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, आउटसाइड द स्फीयर। तो इस बार आपने स्फीयर बनाया फिर से, बट इस बार के स्फीयर में चार्ज कहां है, अंदर है, सॉलिड है, यानी कि वॉल्यूम है ये, यानी कि अंदर कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, प्रोटॉन भरे हुए होते हैं, न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो बेसिकली वो क्या एक तरह का वॉल्यूम है, समझ में आई बात। तो भैया ये स्फीयर है हमारा जिसकी रेडियस है कैपिटल R और इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे हमारा मतलब है, हमारा किससे मतलब है, हमारा मतलब है किससे, स्फीयर से। ठीक है, तो भैया पहला आपने पॉइंट माना कहां, आउटसाइड द स्फीयर, उसकी रेडियस हो गई सेंटर से कितनी, स्मॉल r। आपने गॉसियन सरफेस मान ली, स्फेरिकल, सब कुछ स्टेप वही है, एज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आपने कैलकुलेट करना ए डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा फिर से कितना हो जाएगा 0 डिग्री, फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, कॉस 0 ई डॉट ए। और ई अब एरिया आ गया, एरिया के लिए शेप देखेंगे कौन सी है, स्फेरिकल है, यानी कि एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। अब आपको रेडियस देखनी है, कौन सी लेनी है, गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस की रेडियस लेंगे स्मॉल आर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात। तो फाइव कितना आ गया, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक ठीक। अब बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं से चेंजेस स्टार्ट होंगे। क्या स्टार्ट होंगे, आपने टोटल चार्ज निकालना है। तो इस बार आप सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्फीयर नहीं है। इस बार क्या है, स्फीयर तो है बेसिकली, बट क्या है वो सॉलिड है। सॉलिड के अंदर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, चार्ज भरा हुआ। वॉल्यूम का मतलब क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, रो से। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो रो इक्वल टू के क्यू बाई वी, वी क्या है वॉल्यूम, रो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्यू कितना हो गया रो वी। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कौन सा लेना, यही आपको टोकना, सेकंड वाला टोकना। आर कौन सा लेना, तो आर आपको लेना कि भाई गॉसियन सरफेस में कितनी सरफेस पे चार्ज है, तो कैपिटल आर वाली पे चार्ज है, तो आपने लिख दिया 4 पाई आर क्यूब रो। क्लियर 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 क्लियर। तो 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब रो, तो ये आ गया क्यू। बट जैसे कि हमने बताया बुक में तो हम लिखते ही नहीं है क्यू, तो हमने क्यू की वैल्यू नहीं लिखी, फिर से वो डाला ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फिर से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है सेम जैसा सेम, कैसा सेम, वैसा सेम जैसा सेम, किसमें था, होलो कंडक्टिंग स्फीयर में। ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सर फिर से पागल हो चुके हैं, फिर से 33 पे आ गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ई आउट कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम है बट सेम नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। क्या करेंगे वो देखेंगे, यहां देखेंगे कैसे देखेंगे। तो हमने क्यू की वैल्यू लिख डाली कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, और क्यू कितना था, क्यू की वैल्यू लिख ली हमने कितनी 4 पाई आर क्यू इंटू रो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। खुद करेंगे, बढ़िया करेंगे। तो 4 पाई से 4 पाई काटे वो होगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हुआ। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। पहला केस खत्म, आउटसाइड द सरफेस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, स्पेस खत्म। थोड़ा जूम इन करूं, अब देखा ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पॉज कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो, ठीक है ठीक है। केस नंबर 2 करें, क्या क्या चेंजेस होंगे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस नहीं है। आउटसाइड की जगह क्या कर देंगे, ऑन दी, खुद करोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ऑन दी स्फीयर आर कितना हो जाएगा, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये वाली गॉसियन सरफेस हटके कहां जाएगी, आपको पता ही है कहां जाएगी, सरफेस पे ही आ जाएगी। तो इसे सर पूरा कर डालो और यहां पे ये मान लो आर,
क्लियर, सब चीजें वही है। ई डॉट डी निकालोगे cos थीटा फिर से क्या आएगा, 0 आएगा। ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लेना, एरिया लेना, शेप देखनी, स्फीयर देखना, उसकी एरिया देखना 4 पाई आर स्क्वायर, आर देखनी तो गॉसियन सरफेस की, आर स्मॉल आर, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज फिर से क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू इक्वल्स टू रो वी, वॉल्यूम निकालना आपको, स्फीयर का निकालना, स्फीयर का वॉल्यूम हो गया कितना, 4 पाई आर क्यूब। आर फिर से आर अटके, आर अटका तो कौन सा देगा, इस फिर से हमें क्या लेना है, गॉसियन सरफेस की क्या लेनी है, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज, कितनी शेप पे चार्ज है, तो हमने देखा इतनी शेप पे चार्ज है जिसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, तो हमने लिख लिया 4 पाई आर क्यूब। हाँ ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो लिख डाला। फिर से आपने ये लिखा तो इस बार क्या लिख सकते हो, या तो स्मॉल आर लिख लो या कैपिटल लिख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों बराबर हैं क्या, जैसे कि हमने किसमें किया था, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में। इसमें आउटसाइड इनसाइड ज्यादातर कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि होलो में था वही सब चीज सेम है, बट चेंजेस कहाँ आएंगे, इनसाइड वाली में चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें इनसाइड में चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज है। क्या क्या चेंजेस होंगे देखेंगे पहले आ जाते हैं, ठीक है। इस बार क्या होगा, आर सेम है, तो हमने यहाँ लिख डाला क्या, इसकी जगह भी क्या लिख लिया, आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो एक आर बचेगा, तो ये कितना आएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर ई। इस बार ये आउट नहीं है, ये कहां है, ऑन, आउट नहीं है, ये कहां है, ऑन, तो ऑन द सरफेस। क्लियर हो रही है बात, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है सर, बड़े, ठीक। चलो आगे बढ़े, लास्ट है कौन सा, थर्ड केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर आपने तो स्लाइड ही चेंज कर दी, तो सर ने स्लाइड चेंज कर दी है, सर ने लिख डाला है जो लिख डालना था, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ट्रिकल ये कह सकते हो आप, टिपिकल कह सकते हो, ट्रिकी कह सकते हो, यही आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, ठीक है। देखो कैसे, आपने फिर से क्या हुआ, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, आपने इस साइड जा रहे हैं, केस नंबर 3 कहां जा रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर, जहां पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आपने ये पॉइंट पकड़ा जो कि कैपिटल आर से छोटा है, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस मानी। अब इस गॉसियन सरफेस में देखो, ध्यान देना आपको, यहीं आपको क्या ध्यान देना है, इस पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है, वो हमने माना क्यू, टोटल चार्ज का सिंबल माना हमने क्यू, यानी कि पूरे स्फीयर का जो चार्ज है। बट गॉसियन सरफेस में बच्चों पूरा चार्ज तो नहीं आ रहा, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो छोटी है, उसके अंदर सारा चार्ज तो नहीं आ रहा। तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है वो हमने माना क्यू डैश, यानी कि गॉसियन सरफेस चार्ज। क्लियर हुई बात। क्यू और क्यू डैश में क्या अंतर है, क्यू तो है स्फीयर का टोटल चार्ज, और क्यू डैश क्या है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है, क्योंकि गॉसियन सरफेस छोटी है स्फीयर से, यहां तक, ठीक है। चलिए, तो अज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट ई डॉट डी एस, फिर से थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, वही सब चीजें, ठीक है। cos 0 ई डॉट ए, एरिया आया, एरिया पे पहला अटके हम, एरिया पे शेप देखिए, शेप कैसे, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस के हमने रेडियस लेनी है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 5 आगे ई डॉट 4 पाई स्क्वायर, यहां सब तक सिमिलर है। चेंज क्या होगा, स्टेप 3, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही आपको समझना है, लॉजिक यही लगना है। टोटल चार्ज, यूज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वही है सब चीजें। इस बार चार्ज क्यू नहीं होगा, क्योंकि क्यू तो टोटल चार्ज है, बट गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, क्यू डैश, तो हम क्यू डैश निकालेंगे। तो क्यू डैश कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम के लिए आप देखेंगे कि शेप कौन सी है, शेप है स्फेरिकल, और स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कौन सा लेंगे, एक तो कैपिटल आर है, वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो टोटल स्फीयर के चार्ज के लिए है, और आपको किसके लिए निकालना है, गॉसियन सरफेस वाली शेप के लिए निकालना है। तो आप फिर से क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। यही ट्रिकी पार्ट है इसमें, और मैं आप पहले से बोलता आ रहा हूं, आपको यह देखना है कि गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, उसकी रेडियस लेनी है। तो हमारी गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में चार्ज ही नहीं था, होलो वाले में इनसाइड में चार्ज ही नहीं था, इसलिए वहां पर चार्ज 0 था, ठीक। इसमें क्या है, इसमें यह है, यहां पर आपने जो स्फेरिकल सरफेस मानी है, गॉसियन सरफेस मानी है, उसमें कितना चार्ज आ रहा है और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो उसकी वॉल्यूम में आपने निकाला स्मॉल आर क्यूब, रो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुई बात, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या, रो क्या है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे वॉल्यूम की है, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या होती है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बाय वी, और क्यू क्या है, पूरी के लिए,
पूरे चार्ज, यानी कि रो क्या है, पूरे चार्ज के लिए, यानी कि पूरे वॉल्यूम के लिए, तो Q बाय V, तो Q बाय V क्या है, पूरे स्फीयर के लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो की वैल्यू आपने पूरे उसके लिए निकाली, ठीक है, और यहां रख डाली। समझ में आ रही बात? तो यहां जब आपने रखी, ठीक है, तो ये कितना आएगा, रो की जगह लिख दिया अपन Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 4/3 ये कट गए, तो बचा क्या, Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये Q डैश आ गया, ठीक है, ये Q डैश आ गया किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। यही बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको इसी पे ही ध्यान देना है। तो Q डैश आ गया कितना, क्यू आर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये Q डैश आ गया। फिर से आपने स्टेप 4 में गॉस लॉ अप्लाई करा, फाई इक्वल्स टू, इस बार Q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि Q तो पूरे स्फीयर के लिए है, आपको केवल किसके लिए चाहिए, गॉसियन के लिए। तो क्या लिखेंगे, Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E डॉट फाई 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल था, और Q डैश की वैल्यू आपने यहां से लिखी, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इस वाले का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़े बहुत सोल्व करो इसे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ऊपर एक आर बचा, नीचे ये सब सोल्व करके ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्लियर होगी बच्चों बात? यही है लास्ट एक्सप्रेशन किसका, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इनसाइड का। समझ गए बात? क्या रह गया, डायग्राम रह गया। तो डायग्राम रह गया, तो इन सबको हटाते हैं और सुंदर से क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपको पहले कंक्लूजन बनाना पड़ेगा डायग्राम के लिए। क्या कंक्लूजन, इनसाइड देखो, इनसाइड क्या है, तो भैया इनसाइड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए बना रहे, ध्यान रखना, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए इनसाइड क्या है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब। आप यहां पे देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर की ही बात करनी है हमें। दूसरा देखो सरफेस पे क्या है, ऑन दी सरफेस, सरफेस पे क्या निकाली थी आपने, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर ये था। तीसरी देखो आउटसाइड, आउटसाइड क्या निकाली थी आपने, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां से आई थी ये। समझ में आ गई बात? तो यानी कि यहां मैक्सिमम थी, और यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, कहां पर, इनसाइड में। तो हम ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस कब, जब आर इंक्रीजेस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम, और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस जब आर इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी से रिलेटेड हम ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ की हेडिंग वही रहेगी जो पिछली वाली में लिखी थी, बस होलो की जगह चेंज करके आप क्या लिख लेंगे, सॉलिड। तो E, और यहां पे क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। फिर से क्या पॉइंट मान लेंगे, 3 पॉइंट मान लेंगे। एक कौन सा, जहां पर सरफेस पे, और ये वाला क्या, R इज ग्रेटर देन R, और ये वाला क्या, R इज लेस देन R, यानी कि ये इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। फिर से लाइन बना ली आपने किस पे, ऑन द सरफेस पे। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर E कैसी है, मैक्सिमम। यहां जाते हैं तो घटने लगती है, बट यहां देखो इस इनसाइड में यहां पर ये बढ़ती है, जैसे सार बढ़ेगा ये बढ़ेगी, यानी कि इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? तो यहां पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, तो ये ग्राफ है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का। हेडिंग डाल लेना आप, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आ गई बात? चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, सजाने बजाने के लिए। क्लियर हुई बात? तो ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तो ये खत्म हो गया हमारा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। क्या कराएंगे सर कुछ दिनों बाद? तो सर एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें कुछ चीजें जो रह गई हैं चैप्टर में, चैप्टर फिनिश हो गया है, कुछ चीजें जो रह गई हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ एक दो टॉपिक इक्का दुक्का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कराऊंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। समझ में आ गई बात? ये लेक्चर खत्म कर दें। वीडियो पसंद आई, वीडियो अभी भी देख रहे हो, लाइक ठोक दो। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब कर डालो, और बाकी की बातें तो आपको पता ही है क्या क्या क्या। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लिख दो कर सर सुपर वीडियो, नाइस वीडियो, इतनी सारी इंग्लिश है, कोई भी वर्ड उठा के चेप दो,
वो लाइक तो कर देगा। ठीक है, चलो चलो चलो, बाय 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 बाय।